Evening, sir. Good evening. I am the host Anmol Mishra, and in today's session, we'll be discussing about some general questions, right? So, this is a recorded version. In the earlier version, due to some technical issues, so we have not uploaded. So, again, we are recording this session. All your doubts which you have asked is all covered. Okay. So, sir, please, we can start the session. ऑल राइट, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ. ये हमारे जो लाइव सीरीज चल रहा था कि 4 days में वी कवर्ड 4 different टॉपिक्स, उसका लास्ट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आवाज नहीं अच्छा आ रहा था, प्लस नेटवर्क एरर हो रहा था बार बार, तो रिकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं हो पाया था. सो वी डिसाइडेड कि हम दोनों एक फेस टू फेस वीडियो कॉल करके वी विल काइंड ऑफ रिविजिट द सेम पॉइंट्स, और बहुत ही क्लोज रेप्लिकेट करेंगे उसको जो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था. एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था वो था कि मोटिवेशन एंड माइंडसेट, mistakes to avoid, डाउट क्लियरेंस एंड अदर मिसलेनियस स्टफ रिलेटेड टू CAPF एसी एग्जाम. तो जो भी हमने लास्ट 3 सेशंस में कवर नहीं किया था वो हम आज कवर करेंगे, प्लस जो हमारे पास डाउट्स आए थे जो आज लाइव पहले पूछे गए थे उनको हम एक बार विजिट कर लेंगे. सो पहले मैं मोटिवेशन माइंडसेट के लिए बताना चाहूँगा. सो मोटिवेशन से व्हाट वी मीन इज कि यू हैव टू पुट इन डायरेक्टेड एफर्ट्स फॉर सस्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इवन इन फेस ऑफ सेटबैक्स. सो आपको क्या ध्यान देना है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो एग्जाम्स के लिए वो सही डायरेक्शन में हो. मतलब वॉट एवर यू डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, यू हैव टू शेप योर एफर्ट्स उसी तरह से. मतलब आप जब भी मान लो इवन इफ आप कुछ ऐसा कर जो एग्जाम रिलेटेड नहीं है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है, आई एम डूइंग दिस बिकॉज मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दैट, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, राइट. आप जो भी करो उसको खत्म करो, वापस से अपना प्रिपरेशन में लग जाओ, और सस्टेन पीरियड्स तक करना है. सस्टेन पीरियड्स क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक लेंदी प्रोसेस है. यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 6 months 8 to 10 months, इतना आपको एटलीस्ट टाइम पीरियड चाहिए होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए. तो वॉट यू नीड टू डू कि यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कोई सेम चीज़ करते रहता है, बोरिंग होता है प्रिपरेशन बहुत, क्योंकि आप सेम बुक्स सेम चीज़ बार बार पढ़ते हो, आंसर राइटिंग करते हो, वर्ड मीनिंग्स लिखते हो, ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हो. तो दिस इज ऑल वेरी रिपीटेटिव स्टफ, इससे आप बोर हो जाओगे. बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? आप अपने हॉबीज परस्यू करो. आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है, आप मूवीज देख सकते हो. मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है तो मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ. और मैं जब कॉलेज में था मैं गिटार बजाता था, तो मैं जब प्रिपरेशन करती मैं तब भी मैं थोड़ा प्ले कर लेता था, तो उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता था. आप एंड स्टेट के बारे में सोचो कि ठीक है, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उस टाइम मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी. ठीक है, आप कहीं दिल्ली में रह रहे होगे, आप बस एक छोटे से रूम में रह के तैयारी कर रहे हो, या फिर मे बी आप किसी एक स्मॉल सिटी में हो, आप सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर इट विल बी अ मेजर जंप इन योर लाइफ. बहुत बड़ा इवेंट होता है सिलेक्शन होना. आप उसके बारे में सोचो कि ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आफ्टर दैट. ब्रेक्स लेता रहना है. ब्रेक्स को आप डेली बेसिस पे लो, वीकली बेसिस पे लो, मंथली बेसिस पे लो. कैसे लेना है? डेली बेसिस पे आपने न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया, उसके बाद मे बी यू हैव डिसाइडेड कि आई विल स्टडी पॉलिटी. सो आप न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, जाओ अपने फैमिली मेम्बर से मिल लो, मे बी कोई आपको यूट्यूब देखना पसंद है, कोई एक दो वीडियोस देख लो, रिलैक्स एंड जस्ट मतलब उसमें यू सेटिस्फाई योर सेल्फ, ठीक है जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आ रहा है, और फिर से आप तैयारी में लगो उस ब्रेक के बाद. वीकली एक बार आई विल सजेस्ट कि आप बाहर जाओ, अपने दोस्तों वगैरह से मिलो, कोई एक बढ़िया जगह विजिट करो. सो यू हैव टू रिफ्रेश योर सेल्फ ना. तो ऐसे करते रहना ब्रेक्स. आप डेली आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, वीकली एक बार यू गो आउटसाइड एंड डू समथिंग. उसके बाद कई लोगों को अच्छा लगता होगा कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर आप अच्छे गुड क्वालिटी स्टफ फॉलो कीजिए, चैनल्स फॉलो कीजिए, जिससे आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज में इंक्रीज हो, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, प्लस इट विल इंटरटेन यू ऑल्सो. बहुत सारे चैनल्स हैं अवेलेबल जो अच्छा कंटेंट डालते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए इन्फ्लुएंसिंग वाला आप मत फॉलो कीजिएगा, जो केवल अपने कंटेंट को प्रमोट करते रहते हैं, दे मोनेटाइज देयर कंटेंट. वैसा नहीं करना है, आप अच्छा कंटेंट फॉलो कीजिए, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए जिससे. हॉबीज परस्यू कीजिए. हॉबीज का क्या फायदा है? एक तो आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस इंटरव्यू में आपको हेल्प होगी. तो जो भी आपका हॉबीज है, मूवी देखना हो, मे बी यू लाइक टू वॉच वीडियोस, आपको पसंद है गार्डनिंग, जो भी आपको पसंद है आप कीजिए, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा कि आप ग्रुप में तैयारी कीजिए, इंडिविजुअली तैयारी नहीं करनी है. आप अगर कहीं सिंगल हो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आप लोगों से मिल नहीं सकते ज़्यादा,
जहाँ पे एस्पिरेंट्स इतने सारे नहीं हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए कि कोई फोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके साथ ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं जो सेम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म कीजिए और एक ग्रुप स्टडी, तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग साथ बैठे तैयारी कर रहे हो, बट हाँ एटलीस्ट एक दूसरे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए कि ठीक है मेरा इतना कंटेंट तैयार हो गया, उसका कितना हुआ। मे बी आपने कल ब्रेक लिया था, आपने कल कुछ पढ़ाई नहीं की, टाइम पास किया, ठीक है चलता है, बट आज आप फिर से सोच रहे हो कि नहीं भाई आज मैं तो अभी आज भी इंजॉय करूंगा, मैं रिलैक्स करूंगा। तो जो आपके दोस्त होंगे वो आपको थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, नहीं भाई कल तुमने ब्रेक लिया था सो यू हैव टू स्टडी टुडे। ग्रुप स्टडी से मतलब ग्रुप में स्टडी करने से ये सब फायदे होते हैं। मटेरियल आप शेयर कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो सेम चीज पर। आपने किसी चीज का नोट्स तैयार किया है, आप दूसरे के नोट्स लेके सेम देख सकते हो कि उसने कौन से एडिशनल पॉइंट्स लिखे थे जो आपके छूट गए। तो ग्रुप में तैयारी करनी है। तुम कुछ ऐड करना चाहोगे अनमोल इस पे, मोटिवेशन पर? यस सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है, क्योंकि अभी भी सर का 10 महीने बचे हैं। और सर इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और एक एक वीक जो है सर निकालना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी तो सर क्या होता है कि काफ़ी कुछ पढ़ने को है, तो हमारा टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता है। पर राइट, जब सही बात एग्जाम है। बहुत नज़दीक आ जाता है तो सर नर्वसनेस बढ़ जाती है, एंग्जाइटी। अगर कोई बात करने वाला नहीं होता तो वी टेंड टू गेट नर्वस। उस टाइम सर ये ग्रुप राइट, स्टडी वाला आपने कहा है वो सर, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। एग्जैक्टली। और ग्रुप्स कैसे बनाने हैं आपको? सीरियस एस्पिरेंट्स को रखिए। देखिए सभी को ये लगता है कि अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सीरियसली ही कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप अपने आप खुद एनालाइज करो कि जो आप जिसके साथ ग्रुप बनाने का सोच रहे हो क्या वो सीरियस है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके फायदे की जगह नुकसान होने लग जाए, राइट? तो एक सीरियस ग्रुप में तैयारी कीजिए एंड ओवरऑल वो बहुत म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। और उनके यस। लिए मोटिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो एग्जाम में पहले फेल हो चुके हों, ठीक है, उनके लिए क्या दिक्कत आती है, उनको ये लगता है कि ठीक है लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया बट नहीं हुआ। उनके लिए मैं थोड़े बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या करो, आप अगले की तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधे कूद पड़े। थोड़ा आप टाइम लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या चीज़ गलत हुई लास्ट टाइम में। सो जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक सिंसियरली खुद को क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैंने सीरियस तैयारी की थी। अगर आपने सीरियस तैयारी नहीं की थी लास्ट टाइम, आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो टाइम पास में दिया था और फिर मतलब इतनी अच्छी तैयारी ही नहीं थी, तो क्या है आपको पहले बेसिक्स करेक्ट करने हैं अपने, कि जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, करंट अफेयर्स मटेरियल आप उनको पढ़िए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश सुधारिए। तो ये सब बेसिक स्टेप है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैं तो सीरियस कैंडिडेट था, मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको फिर फॉल्ट फाइंडिंग करनी की गलती कहाँ हुई मेरी, ठीक है, क्या रीजन था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो आपके वीक एरियाज है आप उनको पहचानिए कि ठीक है पेपर वन में क्या ऐसा हुआ, क्या मेरा पेपर वन अच्छा नहीं गया क्या। तो आप देखो कि पेपर वन में आपका कौन सा वीक एरिया था। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं तो उनको साइंस पे थोड़ी मेहनत करनी, मैथ्स पे मेहनत करनी, रीजनिंग एप्टीट्यूड पे थोड़ी मेहनत कीजिए आप। अगर आपका पेपर वन सही गया था आपको लगता है बट पेपर टू में दिक्कत आई, तो पेपर टू में आप पहचानिए कि क्या आपका जनरल स्टडीज का दिक्कत है कि इंग्लिश का दिक्कत है, राइट? अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को फिक्स कीजिए और तभी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सेम एफर्ट्स आप करते रहोगे तो आप एक्सपेक्ट करो कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा, वो नहीं होगा। आपको अगर ये लगता है कि मैं तो अपना 100% दिया बट फिर भी नहीं हुआ, तो कोई एक चीज़ है जो कहीं छूट रही है, आपको बस वो पहचानना है और उसको फिक्स करना है। आप अपने शॉर्टकमिंग्स को सुधारिए, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होइए आप जब तैयारी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक कि मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा, राइट, आपका टारगेट है डेली 6 आवर्स पढ़ने का, इनफ है, सफिशियंट है। बट आपको वो जो 6 आवर्स है ना वो फोकस्ड होने चाहिए आपके। यू हैव टू गिव इन 6 आवर्स। तो आप क्या करो, जो भी आपका स्टडी का टाइम है उस टाइम पे अपना फोन ऑफ कर दो। अगर आप मतलब इंटरनेट आपको जरूरत होती है क्योंकि गूगल पे चीजें सर्च करनी होती हैं, तो आप मतलब एक लैपटॉप रख सकते हो। अगर लैपटॉप आपके पास वेरी गुड, फोन है तो आप क्या करो, आप चीजें नोट कर लो, क्योंकि आप फोन चालू रखोगे तो कोई ना कोई आपको मैसेज करता रहेगा। कुछ नहीं तो आप नोटिफिकेशन डिसेबल कर दीजिए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक के लिए, बाद में दोबारा इनेबल कर लीजिए। बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि उससे होता क्या है, आप मान लीजिए कोई एडिटोरियल कॉलम पढ़ रहे हो द हिंदू से या फिर इंडियन एक्सप्रेस, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, फिर आप फोन आ जाएगा किसी का, अभी आप उससे बात करने लगोगे, तो क्या होगा कि यू विल फॉरगेट कि अब मैं क्या पढ़ रहा था। तो जो आपका वो फ्लो होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो पूरा टूट जाता है एंड इट हैम्पर्स योर प्रिपरेशन इन द लॉन्ग रन। डेली डेली आप अगर बीच में 2 बार प्रिपरेशन ब्रेक ब्रेक कर रहे हो ना, तो ये लॉन्ग टाइम टर्म पे जाके तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाता है। तो माय एडवाइस इज स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड
distractions when you are preparing. ठीक है, एक बार आपने you have put in the hours for today और आपका काम हो गया तो ठीक है, you can browse and you can chat whatever, but जब तक आप तैयारी करो it should be serious and it should be focused. कुछ ऐड करना चाहोगे अनमोल? नहीं सर, इसमें मैं नहीं ऐड करूँगा। राइट, तो हमने मोटिवेशन कवर कर लिया, यस सर। अभी माइंडसेट हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मतलब लोग सीपीएफ की तैयारी में करते हैं, आपको नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, आप 100 में 90% चीज़ें सही कर रहे हो बट 30% चीज़ें गलत कर रहे हो, तो आपका स्कोर 60 हो गया। समवन इज देयर जो 80% सही कर रहा है बट 10% गलत कर रहा है, तो ही इज स्टिल अहेड ऑफ यू, क्योंकि उसका ओवरऑल स्कोर तो 70 बैठ रहा है ना। सो सही तो करना ही है आपको जो चीज़ें हैं, और कोशिश करनी कि गलती ना करें। तो एक बार हम गलतियां देख लेते हैं। पहली गलती क्या होती है कि बैलेंस्ड प्रिपरेशन नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, इकोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्वायरमेंट पे तो कुछ नहीं आएगा, तो मैं क्यों तैयारी करूँ, मैं छोड़ दूँ इन टॉपिक्स को। अभी होता है क्या, मान लीजिए आपने ये टॉपिक्स पढ़े ही नहीं और फिर क्या हुआ, इनसे कोई इजी क्वेश्चन भी आ गया तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे उनको। सो माई एडवाइस इज कि यू रीड एवरीथिंग, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप यू गिव इट मोर टाइम, बट जो आपको लगता है लेस इंपॉर्टेंट है आप उसका रीडिंग तो करो ही करो, भले ही आप मतलब उसमें ऐसा नहीं कि यू हैव मक्ड एवरीथिंग अप एंड यू नो इट बाय हार्ट, बट रीडिंग तो आपको फुल देना ही देना है, ठीक है। और कोई टॉपिक छोड़िए मत। होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, मैं बोलूंगा यार टेंशन मत ले, इसको छोड़ दे, ये नहीं आएगा एग्जाम में। डोंट बी लाइक दिस। आप ये मान के चलो कि यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड यू विल कवर एवरीथिंग। उससे जो मेन एडवांटेज है वही है, लाइक आई सेड, इवन इफ सम इजी क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अ वेरी हार्ड टॉपिक, यू बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट इट। बट इफ यू जस्ट लीव समथिंग कंसिडरिंग कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, इसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, यू आर एट अ डिसएडवांटेज। सेकेंड इज नॉट वर्किंग ऑन इंग्लिश and solely focusing on the general studies part. देखिए, वो people who are preparing they will think कि जीएस पढ़ लेता हूँ, बिकॉज जीएस पढ़ने में लगता है कि मैं एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, कि भाई मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में तो यू विल थिंक कि यार इंग्लिश क्यों पढ़ना भाई, मुझे तो आता है इंग्लिश, मैं तो 12th पास किया हूँ। बट रिमेंबर कि इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और इंग्लिश में भी जो मार्क्स आएंगे ना, देखिए पेपर 1 हो गया 250 मार्क्स का, पेपर 2 इज 200 मार्क्स, उस 200 में से 120 मार्क्स इज डायरेक्टली इंग्लिश। पार्ट बी पेपर 2 का इज फुल्ली इंग्लिश बेस्ड। तो अगर आप अपने इंग्लिश में वर्क नहीं कर रहे हो तो आप पेपर 2 के पार्ट बी में पीछे छूटते जाओगे। गिव इट टाइम, रेगुलरली टाइम देना है। आप भले ही डेली 15 मिनट्स इंग्लिश को टाइम दे रहे हो, लाइक यू जस्ट रिवाइज वन पार्ट ऑफ ग्रामर, सपोज आज आपने प्रेपोजिशन पढ़ लिए और वर्ड मीनिंग्स थोड़े देख लिए, दैट इज सफिशिएंट टू कवर इंग्लिश ओवरऑल इन द लॉन्ग रन। बहुत आपको जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा वो बहुत हाई हो जाएगा। फिर एक मिस्टेक जो लोग करते हैं कि एनसीईआरटीज अवॉइड करना, कि यार एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल है, मैं क्यों पढूं, इसको पढ़ना तो टाइम वेस्ट है, आई विल रीड सम एडवांस चीज, आई विल रीड सम एडवांस बुक एंड एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे बड़ी बुक पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आपने एक बार पढ़ लिया, आप बोला भाई एनसीईआरटी हो गया, नाउ आई विल रीड माजिद हुसैन। क्यों पढ़ना माजिद हुसैन, यू डोंट हैव टू रीड एडवांस बुक्स, कुछ जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटीज उठाओ, मल्टीपल रीडिंग्स देते जाओ एंड टेक एनसीईआरटी सीरियसली। एक क्वेश्चन किस साल में ऐसा हो गया विच इज नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी, विच इज आस्क्ड फ्रॉम सम अदर बुक, तो डू नॉट जस्ट अबैंडन एनसीईआरटीज। आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटीज जब आप 6-7 से लेके पूरा 12 तक पढ़ोगे, आई एडवाइस यू टू रीड एनसीईआरटीज फ्रॉम 9th, बट इफ यू डिसाइड कि आई हैव टू रीड फ्रॉम 6th-7th ऑनवर्ड्स, दैट इज ऑल्सो फाइन। छोटा बुक होता है, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा 6th-7th-8th का, नॉट अ प्रॉब्लम। तो क्या है कि जो इंक्रीमेंटल नॉलेज बिल्डिंग वो बहुत हाई हो जाती है, राइट। तो एनसीईआरटीज आप पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, कॉम्पिटिटिव एंगल से पढ़ो उसको, कि ठीक है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। डू नॉट रीड देयर कंपाइलेशन, ये नहीं कि आप उसका समरी पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज के, आप डायरेक्टली एनसीईआरटीज पढ़ो, बेसिक सुधरेंगे एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। राइट सर। सर कई बार हम्म ये होता है कि सर एनसीईआरटीज के लोग क्या करते हैं, जस्ट दे विल गो फॉर जस्ट एनसीईआरटीज जस्ट, राइट, वो सब सर आई थिंक दैट इज रॉन्ग। आपने अच्छा मेंशन किया है, बिल्कुल। यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज, नो अदर अल्टरनेटिव। यार आप ये समझने की कोशिश करो कि एनसीईआरटी इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो इवन पेपर विल नॉट बी एज स्ट्रांग, राइट, योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू सफर। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीवन सेज, रीड एनसीईआरटीज। सारी एनसीईआरटीज पढ़नी, 9 से 10 तक की सारी पढ़नी है।
और मतलब 9th एंड 10th का एक्सेप्ट फॉर मैथ्स यू हैव टू रीड एवरीथिंग। मैथ्स में भी जो बेसिक चीज़ें वो आपको पढ़ना है। 11th एंड 12th का सारा एनसीईआरटी पढ़ना है एक्सेप्ट साइंस एंड मैथ्स। साइंस में बायोलॉजी में यू हैव टू रीड द लास्ट 4 चैप्टर्स। एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो वो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें साइंटिस्ट के नेम रहते हैं, फिनोमेना रहता है, रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो आपको पढ़ना है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक विच पीपल कमिट इज रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज फॉर सेम टॉपिक्स। देखिए आप क्या कर रहे हो, लेटेस्ट फॉर एग्जाम्पल टेक हिस्ट्री। आपने क्या किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ओल्ड पढ़ लिया, न्यू भी पढ़ लिया, फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल बुक आता है बिपिन चंद्रा का वो भी पढ़ लिया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 3 सोर्सेज राइट। फिर आप कहते हो कि चलो इतना हो गया, अब मैं आई विल स्टडी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑल्सो, वो जो थिक बुक आता है मोटा वाला। अभी क्या है, आप 3 सोर्स पढ़ चुके हो, आप चौथा और पढ़ोगे। 80% कंटेंट इज विच इज ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, इट इज जस्ट रेपिटेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो रिडंडेंसी हो रही है आपके एफर्ट्स में, कोई जरूरत नहीं है। आपने जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज है, फ्रीडम स्ट्रगल और बिपिन चंद्रा है, इनको आप मल्टीपल रीडिंग्स दो। आप देखो कि आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आप कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ऐसे में पूछे जा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स ऑफ फ्यू टाइम्स, रीड फ्यू बुक्स मल्टीपल टाइम्स, उसमें ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकोगे आप। और एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स कीप रिवाइजिंग देम, एटलीस्ट 5 रीडिंग्स आपको एग्जाम के पहले एक बुक को देना है, और उससे ज़्यादा दे लो तो और अच्छी बात है। रीडिंग भी आपको कैसे करनी है, फर्स्ट रीडिंग में यू जस्ट एक बुक को आपने रफली पढ़ लिया राइट, बुक को नहीं एक चैप्टर को आपने एक रफली पढ़ लिया कि इस चैप्टर में बता क्या रहा है। सेकंड रीडिंग यू टेक अ पेंसिल स्टार्ट अंडरलाइनिंग। थर्ड रीडिंग में आपने क्या किया कि जो वाइट स्पेस रहती है साइड्स में बुक के, वहाँ पे आपने जॉट डाउन करने लगे नोट्स की, ठीक है फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आपने देख लिया कि ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुआ था, किस ईयर में हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन था उनका। इस तरह से आप साइड्स में नोट्स बना लो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के पहले यू कैन रिवाइज इट वेरी फास्ट। एंड बुक में ही बनाओगे तो ठीक है, आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या मेंशन्ड है। सर एक इसी डाउट के, था, वो हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु राइट एनसीईआरटी। राइट राइट। हाँ देखिए कई लोग क्या करते हैं कि वो तमिलनाडु बोर्ड की की हिस्ट्री बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं। सो आई जस्ट से इफ यू रीडिंग ए तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बुक देन यू स्किप एनसीईआरटीज, बट आई विल सजेस्ट कि डू नॉट गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, जस्ट स्टिक विद द एनसीईआरटीज, दैट इज सफिशिएंट। कोई जरूरत नहीं तमिलनाडु बोर्ड पढ़ने का आपको। उसके बाद इसी के सीक्वेंस में ये डाउट क्या है कि लोग दे मेक टू मैनी नोट्स। मेरा ये मुझे आई रियलाइज कि आई मेड अ मिस्टेक इन माय प्रिपरेशन कि आई मेड टू मैनी नोट्स। मैंने क्या किया कि एज सुन एज आई पिक्ड अप अ बुक तो मैं बस नोट्स बनाने लग गया उसके राइट। तो मैंने कंटेंट नहीं समझा, मैंने ये नहीं देखा कि क्या मैं ये नोट्स को रिवाइज कर पाऊंगा, बस नोट्स बनाता गया। ईयर एंड पे जाके क्या हुआ कि इतना ज़्यादा नोट्स हो गया था कि रिवाइज ही नहीं कर सकते एग्जाम के पहले। तो जो मैंने आपको बताया कि आप बुक के साइड्स में नोट्स बनाते जाओ छोटे छोटे, प्लस जो आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलना, कहीं और से देख रहे हो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनके लिए नोटबुक रख लो। उससे फायदा ये कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। एक बुक रफली आप 30 to 40 मिनट्स में फिनिश कर दोगे। सो नो नीड टू मेंटेन वेरी डिटेल्ड सेपरेट नोट्स। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के नोट्स हैं आप बुक के साइड में, प्लस रिटन नोट्स फॉर सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस दैट इज सफिशिएंट। नोट्स में आपके दिमाग में हमेशा यही ओरिएंटेशन रखना है, आई एम मेकिंग नोट्स सो दैट आई कैन रिवाइज देम बिफोर एग्जाम। इफ यू कैन नॉट रिवाइज देम बिफोर एग्जाम देन इट इज योर एफर्ट्स आर वेस्टेड, कोई फायदा नहीं होगा उसका। एक मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि दे पैनिक अबाउट फिजिकल एंड मेडिकल। आप यू हैव टू, मतलब आपने दिमाग में डाल लो ये चीज़ कि यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी टाइम जब आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल एंड मेडिकल स्टेजेस आर वेरी सिंपल, आप बहुत कम था एक साइड यू कैन मेक इट थ्रू। प्रॉब्लम उसको आती है जो इज टोटली आउट ऑफ शेप, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है। ऐसा अगर किसी के साथ इशू है, बहुत ओवरवेट है, देन ही शुड स्टार्ट, या तो वो डाइटिंग स्टार्ट कर दे, वीक में 3-4 डेज थोड़ा सा लाइट जॉगिंग वॉकिंग स्टार्ट कर दे। सो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि बाय दैट टाइम यू गिव द रिटर्न एग्जाम, तो आप एक कंफर्टेबल रेंज में हो, लाइक जो आपका आइडियल वेट है +- 6 to 7 kgs इज ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। कोई अंडर वेट है देन ही शुड फोकस ऑन हिज डाइट कि ठीक है मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करूँ, फैट ज़्यादा खाऊँ, ट्राई टू इंक्रीज योर वेट। इतने ज़्यादा फंसी नहीं होते हैं वेट को लेकर, बट जस्ट सो दैट कि इट गोज ऑन स्मूथली। जो माइनर इश्यूज हैं, किसी का आई साइड का दिक्कत है, किसी का फ्लैट फीट है, नॉक नीज है,
ये सारे इश्यूज अगर माइनर डिग्री के हैं, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. बहुत मेजर है, दे कैन come into conflict with your duties, then it's an issue. Otherwise minor issues, so they just you'll just breeze by them, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसमें मैं क्या बोलूंगा कि आप मेडिकल और फिजिकल का इतना टेंशन मत लो. 2 से 3 महीने में इफ यू आर इन ओके शेप प्रिपेयर हो जाएगा. यू फोकस ऑन द रिटर्न पार्ट. पार्ट ए मतलब पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 जो रिटर्न है, बिकॉज वही मेरिट में काउंट होगा. मेडिकल और फिजिकल तो मेरिट के लिए होता ही नहीं, वो बस क्वालिफाइंग है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको. उसके बाद एक गलती क्या करते हैं कि यू चेज आफ्टर लेक्चर वालाज एंड कोचिंग वालाज कि ठीक है ये कंटेंट में ये कुछ नया है, ये सर ने ये कुछ निकाल दिया है, उस कोचिंग में ये नोट्स मिल गया है, ये मॉक टेस्ट देने चला जाता हूँ. कुछ नहीं करना है. जब तक आपका सिलेबस तैयार नहीं हो रहा है, यू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग योर सिलेबस. यू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बेसिक बुक्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स जो भी बताई जाती हैं, उसको आप फोकस करो. सोर्सेज लिमिटेड रखिए. अब कई लोग क्या करेंगे, सारे यूट्यूब वीडियोस देखेंगे. अब पेपर 1 की स्ट्रेटजी आपको देखनी है, तो आपने क्या किया भाई, यूट्यूब पे सर्च किया सीएपीएफ एसी पेपर 1 स्ट्रेटजी, और जितने वीडियो आप सब देखते जा रहे हो. क्यों ऐसा कर रहे हो? आप बस एक स्ट्रेटजी अपनी फाइनलाइज करो एंड स्टिक टू दैट. बस यही करना है. इट इज़ वेरी सिंपल. आपने जो आपको सही लगे थोड़ा सा दिमाग दे के स्ट्रेटजी बना लो और उससे स्टिक करो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. इट विल वर्क आउट वेल फॉर यू. टाइम मैनेज नहीं करते हैं अच्छे से अपना. देखिए कई लोग पढ़ते तो हैं बट वो प्लान्ड नहीं होता है. ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपकी तैयारी शुरू कर दी आपने, बट आपका कोई शेड्यूल नहीं प्रिपरेशन का. आपको पता ही नहीं कब मुझे क्या पढ़ना है, दिन में कब कब पढ़ना है. जब जो मन आ रहा है वो कर रहे हो. आपको तो लगेगा कि ठीक मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट वो कॉम्पिटिटिव नहीं है तैयारी. राइट, इट्स नॉट एग्जाम ओरिएंटेड. यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड गुड, यू आर गेनिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम. इट वोंट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने वीकली, मंथली और मतलब अपने टारगेट्स बनाओ और उसे स्टिक करो. ठीक है, होगा क्या कि ठीक है आपने अपना टाइम मैनेजमेंट शुरू कर दिया और एक शेड्यूल के हिसाब से आपकी तैयारी होती जा रही है, तो आप थोड़ा आगे देख सकते हो कि ठीक है अभी से 3 महीने बाद मेरा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ. इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस. वरना लोगों के दिमाग में क्या डाउट आता है कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना है. आंसर राइटिंग तब स्टार्ट करना है जब आपका वो वाला एक सब्जेक्ट तो खत्म हो जाए. वो सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हो रहा आपका, तो यू विल नॉट इवन स्टार्ट आंसर राइटिंग. और इसमें क्या बताना चाहूँगा कि आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस हिसाब से शेड्यूल बनाना है अपना. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल विल लाइक टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. मतलब डेली वो 3 सब्जेक्ट 1 1 घंटे पढ़ेंगे. बट वॉट आई एडवाइस इज कि यू स्टडी न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स डेली. न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है. करंट अफेयर्स के लिए आपकी एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन होती है जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, क्रॉनिकल हो गई या फिर कॉम्पिटिशन सक्सेस. और एक होता है कोचिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स का मैगजीन, जैसे विजन आईएएस का आता है, वाजीराम रवि का आता है या फिर जीएस स्कोर का. तो आप एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़ लो, एक कोचिंग से जो कंपाइलेशन आता है मंथली करंट अफेयर्स का वो उठा लो, और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो दोनों को, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. राइट, तो ये आपका हो गया एक सेट. दूसरा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो. ठीक है, और उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दो. बिकॉज होता है क्या है कि अगर आप मान लीजिए आई गिव एन एग्जांपल कि आप केवल 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे में आप बहुत कम सिलेबस कवर कर पाओगे सब्जेक्ट का. कोई छोटा टॉपिक भी होगा ना, वो भी आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप अगर उसको डेली की डेली के लिए से 1 आवर पढ़ोगे तो वो तो एक वीक में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो आई विल एडवाइस कि आप एक सब्जेक्ट को डेली 2 घंटा दो. राइट, सो 2 आवर्स फॉर योर सब्जेक्ट 1. उसके साथ आप एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, उसके लिए 2 घंटे दे दी, हो गए टोटल 4 आवर्स. अब 2 घंटे जो बच रहे हैं उसमें आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, और टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस ईयर इंग्लिश देखते रहो. धीरे धीरे आप चीजें स्ट्रीमलाइन करोगे तो आपको दिखेगा कि ठीक है मेरा करंट अफेयर्स जल्दी खत्म हो जाता है, न्यूज़पेपर आप 1 घंटे में खत्म करने लग जाओगे. सब्जेक्ट्स को आपको तब भी 2 2 घंटे देते रहो, और जो टाइम बचे उसमें आप थोड़ा आंसर राइटिंग देख लो, थोड़ा इंग्लिश पे वर्क कर लो. ऐसी चीज आप 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करोगे, बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा. देन यू कैन हैव योर फ्लेक्सिबिलिटी. आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा टाइम देना है, किसी में मुझे कम टाइम देना है. डू आई नीड टू वर्क मोर ऑन माई इंग्लिश, तो आप क्या करोगे डेली फिर हाफ एन आवर अलग से इंग्लिश को दे दो. बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू नीड टू हैव अ प्लान. A bad plan is always better than having no plan at all. तो इवन इफ यू मेक अ बैड प्लान, डू मेक अ प्लान. ठीक है, ऐसे हैजर्डली तैयारी नहीं करना है. जो मन में आ रहा है वो करो, ये मत करना. सिट डाउन, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू दैट. मैं ये ट्राई करूंगा, जो मेरा इनिशिएटिव चल रहा है उसमें आई एम वर्किंग ऑन इट, कि मैं एक
मंथ वाइज एक शेड्यूल बना लूँ एंड Yes, sir. उसके हिसाब से तैयारी हो जाए. Would you like to add something, Anmol? No, sir. I think you have covered everything. ठीक है, तो मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ. एक गलती लोग क्या करते हैं, दे स्टे वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. मतलब वो Yes. जो फोरम्स हैं उस पर एक्टिव रहेंगे, कोई इंस्टाग्राम पे पेज उस पर बहुत एक्टिव रहेंगे. दे विल वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिपिंग अबाउट द एग्जाम. कट ऑफ को स्पेकुलेट करेंगे, कितना कट ऑफ आएगा इस साल का. डेट्स प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई रिजल्ट अब तक आ जाएगा, पीईटी अब स्टार्ट हो जाएगा, इंटरव्यू अभी हो जाएगा या कब होगा, फिर ज्वाइनिंग कब आएगी. देखिए, आपको तो ये लगेगा कि मैं तो एग्जाम रिलेटेड ही काम कर रहा हूँ ना, मतलब दिस ऑल इज एग्जाम रिलेटेड स्टफ, बट दिस डज नॉट हेल्प यू स्कोर एनी मार्क्स. तो इसमें आप टाइम मत वेस्ट करो. आप इसे बेटर है कि अपने प्रिपरेशन पे टाइम दो. ठीक है, इसमें अगर आप इंडल्ज होते हो ऐसी चीज़ों में, रूमर मॉन्गरिंग में, तो केवल आपका टाइम वेस्ट कर रही है. एंड इवन इफ यू फील कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, ये बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है. तो इसमें आप केवल टाइम वेस्ट होगा, जो वैल्यूबल टाइम प्रिपरेशन में दे सकते थे, दैट इज डाइवर्टेड टू नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. उसके बाद एक मिस्टेक क्या करते हैं, यू विल फॉलो इनटू ट्रैप. ट्रैप कैसे बनाते हैं कि 100 डेज में सीएपीएफएसी का प्रिपरेशन, शॉर्टकट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, इंडिविजुअल टीचर्स को चेस करने लग जाना कि ये सर का फॉलो करूंगा, ये मुझे एग्जाम क्लियर करवा देंगे. ठीक है, एक चीज याद रखो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट. यू हैव टू पुट इन द आवर्स, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, तभी एग्जाम क्लियर होगा. एनीवन कैन ओनली गाइड यू सो फार, बट व्हाट टेक्स यू फार इन द लॉन्ग रन इज योर ओन एफर्ट्स, द हार्ड वर्क दैट यू डू. तो अपने दिमाग में रखिए कि ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना एग्जाम का किसी गाइड से, मेंटर से, बट मेहनत आप ही को करनी है. और ये जो शॉर्टकट तरीके हैं कि 100 डेज में आप प्रिपेयर कर लोगे, हमेशा अपने दिमाग में रखना कि दे आर पीपल आउट देयर हु आर पुटिंग इन द एफर्ट्स, जो सस्टेन्ड एफर्ट्स दे रहे हैं, लंबे टाइम से दे रहे हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन. ठीक है, इफ यू आर स्मार्ट देन यू कैन मेक इट इन लेसर टाइम, बट स्टिल यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड. उसके बाद लास्टली आई विल से कि देखो, वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि हमारा ना अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया आजकल. मतलब फॉर एग्जांपल कि जो यूट्यूब पे रील्स आती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, दिस ऑल इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन. मतलब हमारा दिमाग अभी तो कुछ सोच रहा है, थोड़े टाइम बाद कुछ और सोचने लग जाएगा. तो आपको क्या करना है कि एग्जाम का प्रिपरेशन आप समझो कि ये बोरिंग काम होता है, राइट. आपने क्या किया, आज आपने सोचा कि मैं पॉलिटी रिवाइज करूंगा खत्म करने के बाद, तो आपको लगेगा भाई मुझे तो आता है. आपने फोन उठाया, इंस्टाग्राम चालू कर दिया, उसमें आप कुछ देखने लगे, आप इंटरटेन करने लगे खुद को. तो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू द बोरिंग स्टफ. जब आपको लगे कि यू डिजर्व अ ब्रेक, यू शुड टेक अ ब्रेक, बट एटलीस्ट आप उतना एफर्ट करो पहले कि मैंने, ठीक है, जब मैंने 2 घंटे पॉलिटी पढ़ लिया है, नाउ आई कैन टेक अ ब्रेक. तब आप जाओ, एकदम रिलैक्स होकर ब्रेक लो. लेकिन अगर आप बीच बीच में बार बार खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना अटेंशन खुद, स्पैन को खुद ही रिड्यूस करने में लगे हो, इट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम. मतलब प्रिपरेशन पे हैम्पर करेगा ही करेगा. इट विल ऑल्सो ब्रेक योर फ्लो व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो वो जो एग्जाम का टाइम होता है ना, लाइक पेपर 1 is 2 hours, पेपर 1 is 2 hours एंड पेपर 2 is 3 hours. तो आप ये दिमाग में रखो कि भाई वहाँ तो आपको 2 घंटे प्लस 3 घंटे के लिए ना एकदम फोकस रहना है पेपर पे. वहाँ पे तो यू कैन नॉट अफोर्ड एनी डिस्ट्रैक्शन. सो इसका प्रैक्टिस आपको पहले से ही करना है जब आप तैयारी कर रहे हो तब, कि ठीक है, आई कैन सिट फॉर 2 hours एंड आई कैन बी फोकस्ड एंड आई कैन फोकस ऑन अ सिंगल थिंग फॉर दैट मच टाइम. उसके बीच में डू नॉट अफोर्ड एनी डिस्ट्रैक्शन. कुछ भी ऐसा मत करो कि बीच में आप कुछ अपने आप को डिस्टर्ब करा. अपने बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज कीजिए कि ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा, क्या मैंने पूरा फोकस के साथ पढ़ा या मैं कुछ और सोच रहा था दिमाग में, राइट. मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. कि ठीक है, अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे फायदा है या मेरा नुकसान है, राइट. सो कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड कीप चेंजिंग योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली. ओवर द टाइम बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं जो अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है. कि कोई फ्रेश स्टार्ट करा, उसको लगे भाई मैं दिन में 8 घंटे कैसे पढ़ूंगा. ओवर द टाइम आज आप 2 घंटे पढ़ोगे, 1 महीने बाद 3 पढ़ोगे, 4 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपका उतना कंफर्टेबल रेंज में आ जाएगा कि यू कैन पुट इन द नंबर ऑफ आवर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट. तो मिस्टेक्स टू ऑडियो मेरी तरफ से ही था. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, अमोल? Sir, one there is one frequently asked question, sir. सर, पूछा ये जाता है कि सर मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, पर हाँ, सर 5th डे आई फील डिमोटिवेटेड, पढ़ने का मन नहीं करता है. राइट 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 राइट. तो मैंने उसको ये बोला ना, दैट इज बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्लान. अब जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि मैं
4 या 5 डेज 4 या 5 डेज तक मैं अच्छा प्रिपेयर करता हूँ, एंड उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। गेट दिस इनटू योर शेड्यूल कि ठीक है मैं 4 दिन तैयारी करूंगा, एंड जो 5th डे है ना उस पर आई वॉच अ मूवी या फिर आई गो आउट विद फ्रेंड्स। आप जाओगे तो देखो होता क्या है कि जैसे आप कंटिन्यूसली काम करते हो ना, आपका सेल्फ कंट्रोल कम होता जाता है। फिर से आप जब वो काम करोगे तब यू आर वर्किंग विद रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल, राइट? सो यू नीड टू रिचार्ज दैट। वो रिचार्ज कैसे होता है? बाय डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, बाय एंटरटेनिंग योर सेल्फ। बट यू नीड टू मेक इट शेड्यूल्ड। ठीक है मैं 4 दिन तैयारी करूँ, 4 दिन में तैयारी करूंगा, उसके बाद 5th डे पे आई विल वॉच अ मूवी, आई विल गो आउट, जस्ट एंजॉय। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने शेड्यूल बनाया बट 5th डे में यू फील लाइक मुझे तो पढ़ना है, ऐसा मत करो। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, यू डिजर्व इट ना, आपने तैयारी किया उसके लिए तो यू कैन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। आप बिल्कुल जाओ और लाइक हैव अ नाइस टाइम आउट देयर। ऐसा आप जिसको जो पसंद है वो करे। किसी को मूवी देखना पसंद मूवी देख ले, किसी को बाहर घूमना पसंद है वो वहाँ जा सकता है, किसी को फैमिली के साथ हैंग आउट करना पसंद है वो कर सकता है। एंड लाइक सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। जैसे आई मतलब मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था, गिटार बजाना पसंद था, तो जब मैं तैयारी कर रहा था लाइक टू मतलब अपना टाइम पास करने के लिए मैं ही करता था कि ठीक है म्यूजिक सुन लूंगा, कभी गिटार प्ले कर लिया, इस टाइप से कुछ ना कुछ आप करते रहो। यस सर। हम्म। तो ठीक है, जो हमारा मेन कंटेंट था वो हमने कवर कर लिया है। इसके यस बाद सर। डाउट्स थे लोगों के डाउट्स। जो हमसे पूछे गए थे, तो हम्म। उसको मैं कवर कर लेता हूँ। सो जो फर्स्ट डाउट आता है कि कोई जो ऑफिस में है, जो मतलब हु इज इन वर्किंग अ प्रोफेशनल। जॉब, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउ विल दे मैनेज? सो आई विल से इट कि देखिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट गेम खेलना है। कैसे करना है कि यू हैव टू डिजिटाइज योर प्रिपरेशन। आप एक टैब रखो अपने पास। टैब बहुत सही चीज़ होती है बिकॉज टैब पे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। सो टैबलेट इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट। आप एक टैब ले लो और उस पर आप पूरा अपना नोट्स उसी पे रखो। आप जब मे बी बस से जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आपके पास कुछ टाइम होगा, उसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्राई करो। ऑफिस में आपको कोई फ्री टाइम मिलता है उसमें आप जल्दी से जो आपका पेंडिंग न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, आपने वो देख लिया। आप जब वापस आए हो कुछ नोट्स आप रिवाइज करो। घर पे आ गए आप, देन यू प्रिपेयर। मतलब आप केवल एक सब्जेक्ट में भी एक दिन में पढ़ रहे हो तो ये तो वीकडेज का हो गया। जो वीकेंड्स में यू ओनली हैव टू लॉग इन दी आवर्स, आप ज़्यादा मेहनत करो उसमें। आप डिसाइड करो कि ठीक है मे बी वीकडेज में तो जब ऑफिस होता है आई एम एबल टू स्टडी 3 आवर्स 4 आवर्स अ डे, बट वीकेंड्स पे देन यू हैव टू बी इन द माइंडसेट कि ठीक है आज तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, मैनेज हो जाता है। एंड देन वही बता रहा हूँ कि एनालाइज योर सिचुएशन कि मेरा जॉब कैसा है। मे बी आपको जॉब ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं रहना है काम में, इजीली मैनेज हो जाता है, तो इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हेक्टिक है, बहुत बिजी है, तो थोड़ा आप अकॉर्डिंगली प्लान करो एंड एक लंबा टाइम फ्रेम लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल जो टोटली फ्री है, हु इज नॉट इन अ जॉब, इज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, घर पे बैठा है तैयारी कर रहा है, ही कैन एम फॉर प्रिपरेशन विद इन 6 to 8 months। बट कोई जॉब में देन ही शुड एम फॉर 10 to 12 months कि ठीक है मैं इतना टाइम दूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड लेके चल रहे हो, तैयारी का टाइम फ्रेम ही आपका कम है, तो आप कवर नहीं कर पाओगे सब कुछ। तो जॉब जॉब में उसको दिमाग में रखना है कि प्रिपरेशन ट्वीक करना है, रिसोर्सेज स्टिल लिव इन द सेम। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको एनसीईआरटी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सारे जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। रिसोर्सेज का आप यूज़ कीजिए एंड ट्राई टू डू इट इन अ डिजिटल फॉर्म। आप नोट्स भी डिजिटली रखिए। ठीक है, आई गेस तुम्हें कुछ ऐड करना है इस पे? वही सर मैं कहना चाहता हूँ कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर इज नीडेड फॉर दोज हु आर एग्जैक्टली। वर्किंग। क्योंकि सर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ना राइट, मैं वही कह पैशन रहा हूँ ना, इट इज पैशन चाहिए दैट आपको। बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही बोला तुमने। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आपको डिफिकल्ट लगेगा, टफ लगेगा, बट हमेशा याद रखिए कि जैसे जैसे आपकी तैयारी अच्छी चलती जाएगी थिंग्स विल गेट ईजियर, आसान होता जाता है तैयारी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हाउ विल दे गिव द एग्जाम? तो देखिए जो पूरा जनरल स्टडीज पोर्शन है एग्जाम में दैट इज सेम एज सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसको जनरल स्टडीज का कंटेंट अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसको फोकस किस पे करना है, जो सी ए पी एफ रिलेटेड स्टफ है, स्पेसिफिक जो सी एस सी में नहीं पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट एक्सरसाइज कोई होता है जैसे मालाबार है, इन दो कंट्रीज के बीच में होता है, राइट? ये आप दिमाग में रखिए। कौन सा डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, कौन सा अवार्ड किसको मिला,
स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गया, अवार्ड रिलेटेड, और ये मतलब बुक्स पे कोई प्राइज मिलते हैं, बुकर प्राइज किसको मिला, और साहित्य अकादमी का किसको मिला। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान देनी कि ऐसे कौन से स्टफ है जो सीएसई में तो नहीं आता है बट सीएपीएफ में ज़्यादा पूछा जाता है। आप क्लियरली उसको डिलीनेट कर सकते हो, मार्क कर लो और उसको अलग से टाइम दो। आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ो अलग से, और उसमें जो सेक्शंस हैं विच आर सीएपीएफ रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया दिस मंथ, वर्ल्ड दिस मंथ, रीजनल अफेयर्स, उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड एंड डिफेंस रिलेटेड, आप इसको शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दो। प्लस जब आपका प्री खत्म हो जाता है, प्री से लेकर सीएपीएफ के एग्जाम तक, यू गेट अराउंड 5 to 6 weeks, you try to increase the number of hours which you give to CAPF। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पेपर 2 को प्रैक्टिस करना है, राइट। ऐसे आप लिख लोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा ऐसे लिखना जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द इंग्लिश पार्ट। जो प्रेसी लिखना है, प्रेसी को आप प्रैक्टिस करो, जो कंप्रीहेंशन आ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्रामर देख लीजिए। सो ट्विक कीजिए थोड़ा सा प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा अगर आप सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट गेम एंड रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट, बट आप सीएपी का कर रहे हो, सो यू फोकस ऑन दोज एरियाज जो सीएससी में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। राइट सर। उसके बाद एक क्वेश्चन था फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मतलब उनको टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत होता है प्लस इंग्लिश वाले पोर्शन में दिक्कत होता है। तो आप थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाओ अपने दिमाग में कि देखिए पेपर 1 में तो आप पूरा हिंदी में दे सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पेपर 2 में ऐसे यू कैन गिव इन हिंदी, आप हिंदी में ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है, 80 मार्क्स वो कवर हो गया। अब बचा 120 मार्क्स का पार्ट बी, राइट। जो पार्ट बी है उसमें आप ये दिमाग में मान चलो, देखिए ग्रामर तो ऐसा है कि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मैकेनिकल एक्सरसाइज, कि ठीक है मैंने देखा हुआ था इसको ऐसे यूज करते हैं तो मैंने ऐसे आंसर दे दिया उसका, राइट। तो ग्रामर वाला पोर्शन तो टोटली ऐसा है कि जो आप प्रैक्टिस कर करके उसको कर सकते हो, ये एक वर्ड हो जाता है। फिर बचता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या है, एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको बस वर्ड्स रिड्यूस करते जाने हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लो, ये हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगा बिकॉज आपको थोड़ा सेंटेंसेस प्रॉपर रखने होते हैं, आर्टिकल्स को सही सही यूज़ करना है, प्रेपोजिशन कंजक्शन वगैरह ढंग से यूज़ करना है, बट प्रेसी भी मैनेज हो जाता है। कंप्रीहेंशन, इसको तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में खुद से आंसर देना है। कंप्रीहेंशन में मे बी यू आर नॉट एबल टू डू वेरी वेल बट आप कर ले जाओगे। फिर बचता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग इज लाइक ऐसे, बट इसको तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया मुझे दिखता है। फिर लास्टली बचता है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए रिपोर्ट राइटिंग तो टोटल फैक्ट बेस्ड है ना, कि आपको बस सिंपल सेंटेंसेस में अकाउंट्स को मेंशन करते जाना कि क्या चीज़ कैसे कहाँ कब हुई और कौन कौन इन्वॉल्व था, राइट। इसको भी आप कर ले जाओगे। सो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप बुक्स को हिंदी में ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर 2 के लिए स्पेसिफिक आप दिमाग में मान के चलो कि आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है। उसके लिए आप डेली 1 घंटा अलग से इंग्लिश को दे सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, आप वर्ड मीनिंग्स देखोगे, आप उसमें ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, पेपर 2 रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, जैसे कंप्रीहेंशन पैसेज, ये तो क्लास 12th और 10th की चीज़ें हैं ना। आप इनको उस लेवल का रिवाइज करते रहो कि ठीक है स्कूल में कैसे पूछे जाते थे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो विद टाइम आपकी इंग्लिश खुद ही इंप्रूव होती जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप शुरुआत में थोड़ा इजी न्यूज़पेपर पढ़ो। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें इंग्लिश थोड़ी रिलेटिवली सिंपल रहती है, आप आराम से पढ़ के समझ जाओगे। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, बट दे विल ब्रश अप योर करंट अफेयर्स। एक बार आपको लगता है मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है, यू कैन स्विच टू इधर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। आप स्विच कर लो, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन फोकस करना है अपनी इंग्लिश पर कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आप पहले हार मत मान जाओ कि नहीं मेरी तो इंग्लिश खराब है, इंप्रूव नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। बुक्स आप हिंदी में पढ़ते रहो, इंग्लिश इंप्रूव करते रहो, जैसे ही वो होने लग जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन अपने आप स्मूथली चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या क्वेश्चंस थे? सर एक क्वेश्चन ये था कि सर मैंने एक बार किताब पढ़ा, सर मैंने पूरा ग्रास्प मुझे समझ में नहीं हाँ फर्स्ट एग्जैक्टली 40। exactly। तो इसमें बताना चाहूंगा, देखो आपको तो एक बार में कोई चीज पूरी समझ नहीं आएगी, राइट। आपको फर्स्ट टाइम में तो केवल रफ रीडिंग देना है पूरी चीज का। सेकंड टाइम में आई सेड कि कैसे पढ़ना है कि आप पेंसिल उठाओ, सेकंड जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट करो चीज़ों को। थर्ड टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो उसके आपने नोट्स बनाए। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम इज फॉर रिवीजन।
राइट। तो आपने ध्यान में रखो कि एक बार में तो कुछ समझ नहीं आएगा यार, 100% तो पॉसिबल नहीं, 50% आए तो वही बहुत है कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एंड मैंने ये खुद नोटिस किया था कि आप जितने बार पढ़ोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा उसमें। सो मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट 5 टाइम्स तो यू हैव टू रीड अ थिंग, एंड तब आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ अब मैंने तैयार कर ली एग्जाम के लेवल का, राइट। सो आप 7-8 बार पढ़ लो, दैट इज इवन बेटर, बट एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ो। और ये दिमाग में मान के चलो कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छा होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे? एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि एफर्ट्स की कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन। तो यस। देखिए इसमें मैंने पहले ही बोला कि आप शेड्यूल करो अपनी तैयारी को, कि टाइम फ्रेम बनाओ कि चलो अभी से अगर आप स्टार्ट करो अक्टूबर से अगस्त, आपके पास 10 मंथ्स हैं। आप इस 10 महीने में आप फोकस करो कि किस सब्जेक्ट मुझे कहाँ पर कैसे कब खत्म करना है, राइट। सबका इंडिविजुअल प्लान हो सकता है। सम पीपल विल लाइक टू स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर 3 आवर्स अ डे, सम पीपल विल लाइक टू स्टडी 3 सब्जेक्ट्स 1 आवर अ डे, लेकिन ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। डिपेंडिंग ऑन द टारगेट्स यू आर अचीविंग, रिवॉर्ड योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट सेट किया था आज का कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, आपने अगर 6 घंटे पढ़ लिया है तो नाउ यू आर फ्री। अपने आप को स्ट्रेस मत करो, और जाके कोई मूवी देख लो। आपको खाना पसंद है, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ टू एन आइसक्रीम, बट डेवलप सम रिवॉर्ड मैकेनिज्म फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप खुद को रिवॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आएगा आपके अंदर कि ठीक है मैं ये करता हूँ तब मैं ऐसा ब्रेक लेता हूँ, राइट। ये चीज़ डेवलप करना आपको ओवर द टाइम। और फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए, फैमिली का हेल्प लीजिए, जो आपके नियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनसे हेल्प लीजिए। आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इफ़ यू आर फीलिंग कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, दे विल मोटिवेट यू। बट इतना डिफिकल्ट नहीं है कंसिस्टेंट रहना। डिफिकल्टी तब आती है जब आपको दिख रहा है कि आई एम नॉट अचीविंग एनीथिंग। होता है क्या है, बिकॉज 10 महीने बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, 1 साल का बहुत लंबा टाइम फ्रेम है आपके पास। तो आपको 2 महीने या 3 महीने अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखती है कि मैं 2 महीने से तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ कवर नहीं किया है। लेकिन अगर आप डेली स्मॉल स्मॉल टारगेट्स फिक्स करके उनको अचीव करोगे, देन यू विल फील लाइक ओके आई एम अचीविंग समथिंग। इसमें बोल तुम कुछ ऐड करना चाहोगे? सर आपने सही, बिल्कुल सही पॉइंट कहा। क्योंकि मतलब अभी जैसे हाल में ही अभी सर सीएपीएफ का रिजल्ट आया, लेस देन 1% दे हैव क्लियर्ड, ठीक है, बाकी 99% दे हैव नॉट क्लियर्ड। फिर आज सर सीडीएस एंड एफकैट का रिजल्ट आया। तो ऐसा क्या होता है कि सर दिस इज अ होल प्रोसेस। आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है पर अगले 2 महीने बाद शायद आपका रिजल्ट आ रहा है। एग्जैक्टली। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय वन रिजल्ट, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा। हम्म। पूरा लंबा प्रोसेस है, आज नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कल आपका रिजल्ट आएगा। राइट। उसके बाद समवन आस्क्ड अबाउट डेली रूटीन, कि डेली रूटीन कैसा रखना है। सो देखिए यस। ऐसा है कि डेली रूटीन इज टोटली अ पर्सनल थिंग। आप जल्दी उठ के पढ़ते हो, अच्छी बात है। आप लेट नाइट उठ के स्टडी करते हो, वो भी अच्छी बात है। बट आपको एम क्या करना है कि यू हैव टू पुट इन द नंबर ऑफ आवर्स ईच डे। और ऐसे नहीं कि आप घंटे पूरे कर रहे हो, आपको क्वालिटी एफर्ट्स डालने हैं उस टाइम में। कि ठीक है अगर मैं 6 घंटे का टारगेट रखा है मैंने, तो मैं 6 घंटे फोकस करके पढ़ पा रहा हूँ। आप 3 घंटे का टारगेट रखो लेकिन 3 घंटे अच्छे से पढ़ो, दैट इज स्टिल बेटर देन स्टडिंग 10 आवर्स विदाउट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डेली यस। रूटीन आप कैसा रख लो कि 2 आवर्स कीप फॉर द न्यूज़पेपर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 घंटे आप रखो फॉर वन सब्जेक्ट, 2 आवर्स फॉर अनदर सब्जेक्ट। सो हो गया दिस इज आपका फॉर करंट अफेयर्स। बिगिनर्स, सर दिस इज फॉर बिगिनर्स। हाँ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि आपने 2 घंटे न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स देखा, मैगजीन्स हो गई। फिर 2 आवर्स आर फॉर योर सब्जेक्ट वन। मैं एडवाइस करता हूँ कि जब आप स्टार्ट करो, आप सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करो, और जो सब्जेक्ट टू है उसमें आप इकोनॉमी फॉलो करो। ओवर द टाइम जैसे आपका आदत पड़ता जाएगा, देखिए जो बिगिनर है वो सीधे 6 घंटे तो नहीं पढ़ने लग जाएगा। सो यू डिवाइड इंटू सिटिंग्स, कि मॉर्निंग में आई स्टडी 2 आवर्स, उसमें आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया। आफ्टरनून में आप ट्राई करो कि फिर से एक सिटिंग करके उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ लो, और फिर इवनिंग को कर लो आप, ठीक है। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आप रेगुलर होते जाओगे, पंचुअल होते जाओगे, देन यू इंक्रीज योर टाइम। फिर जो आप ऑलरेडी 3 चीजें कर रहे थे वो तो करना ही, ऐड इन आंसर राइटिंग, ऐड इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको एक 4 स्लॉट बना लेना जिसमें आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ रहे हो, इतना सफिशियंट है। सो डेली रूटीन आप खुद फिक्स करो कि आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, बट यू गिव इन द स्लॉट्स फॉर दोज थिंग्स। 2 सब्जेक्ट्स, वन करंट अफेयर्स एंड वन आंसर राइटिंग एंड इंग्लिश के लिए, ठीक है। राइट सर।
उसके लिए समवन सेड अबाउट कोचिंग। तो देखो, अगर आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो और कोचिंग अच्छी है, वो आपको सही से सिखा रहे हैं, एंड यू ट्रस्ट द टीचर एंड द मेंटर, राइट, तो जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली। क्योंकि होगा कि आप कोचिंग भी करोगे, फिर आप सोचोगे मैं अपना कुछ अलग पढ़ूँ, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कोचिंग में कुछ पढ़ा रहोगे, आप कुछ पढ़ोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोचिंग में आप ध्यान दोगे तो कम से कम ये है कि ठीक है, आपका कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कवर होती जाएगी। अब मेरा तो यही मानना है कि यू डू नॉट नीड कोचिंग फॉर दिस एग्जाम, आपकी सेल्फ प्रिपरेशन इनफ है, प्लस इनफ मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। सो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट, उससे भी कवर हो जाता है। सो कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होना है, कोचिंग अच्छा है तो आप पूरा फॉलो कर लो इफ़ यू ट्रस्ट देम। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट देम, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, आप खुद अपना टाइम लो और तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद समवन आस्क्ड अबाउट अंडर वेट, उसका हाइट 185 था एंड हिज वेट वाज 62। सो लाइक आई सेड कि देखो, मेडिकल में जो छोटा मार्जिन है उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज गैप। मे बी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसकी वजह से उसका वेट बहुत कम है। तो डू नॉट लूज होप, गो टू द मेडिकल्स। आप जब तक मेडिकल नहीं हो तब तक ट्राई करो अपना वेट इंक्रीज करने का। जो भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल समवन लेडर्स कि आप केला खाओ, दूध ज़्यादा पियो, फैट्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, ये सब चीज़ें वो सब करते रहो, वेट इंक्रीज होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता है टेंशन नहीं लेना, मेडिकल में जरूर जाना है। इफ दे क्लियर यू इन द मेडिकल, बहुत बढ़िया, इंटरव्यू के लिए अपेयर करोगे। सपोज दे रिजेक्ट यू, दे विल टेल यू टू अपियर बिफोर अ रिव्यू मेडिकल बोर्ड, राइट, तो वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो होप मत छोड़िए आप, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एंड द फिजिकल। फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए तो तैयारी नहीं करना है कुछ ऐसा, तो आप तैयारी स्टार्ट रखो अपनी, ठीक है। बिकॉज मेडिकल बोर्ड इज यूजुअली वेरी जेनरस, दे डू नॉट मतलब ट्रबल यू विद दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि आपका वेट कम है या वेट बहुत ज़्यादा है। तो आप पॉजिटिव रहकर तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, मतलब कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, योर वेट इज जस्ट लो लाइक दैट ओनली, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मेडिकल कंडीशन नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। उसके बाद समवन आस्क्ड अबाउट द ग्रामर बुक कि कौन सा ग्रामर बुक रेफर करना है। सो आपके पास अगर आपके 12th का ग्रामर बुक है, 10th का है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू प्रीफर दैट, उससे आप देख लो, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको एग्जाम रिलेटेड। अगर नहीं है या फिर आपको बस कोई अच्छी बुक चाहिए, तो रेन एंड मार्टिन आती है इंग्लिश की, दैट इज गुड, मार्टिन ले लो और उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट कोई एक मान लीजिए आपको किसी चीज़ का डाउट हो रहा है, ऑलवेज गूगल इट। उसका क्या रीज़न मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि एक जैसे वो फ्रेज बनाते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले, नो सूनर देन, या ऐसे करके, ठीक है। आप इसको गूगल कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो उसको थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगी, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देंगी जो थोड़े टफ होते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे साथ में, राइट। कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टिपिकल होते हैं और उनके मतलब कई सारे मीनिंग्स बन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो आप हर चीज़ को गूगल करते रहो, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ग्रामर के लिए आप दिमाग में रखो कि आपको ग्रामर तो देखनी है, प्लस गूगल भी थोड़ा यूज़ करते रहना है। उसके बाद समवन हैड अबाउट साइंस बुक कि साइंस बुक को कैसे ख़त्म करना है। तो मैं साइंस के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको 9th और 10th का साइंस पूरा पढ़ना है, कोई चीज़ मत छोड़ेगा, पूरी साइंस पढ़नी है आपको 9th एंड 10th की। 11th एंड 12th के लिए सेलेक्टिव रीडिंग करना है। सेलेक्टिव रीडिंग में बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट स्टफ जो बॉक्सेस में दिया रहता है एंड हाईलाइटेड ऑलरेडी रहता है, बोल्ड लेटर्स में लिखे रहते हैं, उसमें आपके साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरीज, कोई फिजिकल फिनोमिना और उसके पीछे का रीज़न, ये सब चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 12th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि लाइटनिंग किस में होती है, उसके बाद उन्होंने पूरे बॉक्स में बना के दिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि ठीक है, जो क्लाउड होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बीच में निगेटिव आता है, फिर ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको बस याद रखना है कि ठीक है, कुछ होता है ऐसा कि क्लाउड्स में आयन आ जाते हैं, ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। मे बी लेकिन आपका क्वेश्चन कि ठीक है कि लाइटनिंग टाइम पे ग्राउंड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और इट कैन चार्ज और देयर इज नो चार्ज, राइट। तो दिमाग में रखिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद समवन हैड आस्क्ड अबाउट मंथली प्लानिंग कि क्या आपको मंथली प्लान करना है। सो यस, आप प्लान करो, मंथ का भी करो, वीक का भी करो, एंड जो आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया ना, यू हैव टाइम टिल अगस्त, तो आप पूरा एक प्लान बना लो ब्रॉडली कि ठीक है, मुझे पॉलिटी 3 महीने में ख़त्म करना है, फ्रीडम स्ट्रगल 2 महीने में,
2 महीने आई हैव टू जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। एक फ्रेमवर्क रखिए एटलीस्ट अपने दिमाग में, वर्किंग फ्रेमवर्क, जिससे आप स्टिक करके तैयारी कर रहे हो। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता जाए, कुछ टारगेट्स आपके जल्दी मीट हो जाएंगे, कुछ टारगेट्स आपके लेट अचीव होंगे। यू ट्वीक योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, बट यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क। एक प्लान तो रखना ही रखना है आपको, राइट? Right, sir. एनीथिंग फ्रॉम योर साइड अनमोल, कुछ ऐड करोगे इस पे? No, sir, that's sufficient. ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो लाइव सेशन था वो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे कवर हो गया है आज। एंड Please बेस्ट ऑफ लक tell फॉर द about, प्रिपरेशन। sir, please tell about your initiative which you have started. एग्जैक्टली। देखो यार, जो स्टेप 2023 की है उसके लिए आप मतलब मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, टेलीग्राम पे आप ग्रुप सर्च कर सकते हो। सी ए पी एफ मिशन 2023, मिशन सी ए पी एफ 2023 है। उसका एक ग्रुप भी है, फोरम भी है, मिशन 2023, मिशन सी ए पी एफ 2023 फोरम, राइट? सर ऐड हो सकते हो, उस पर अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जैसे अक्टूबर में मतलब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो, और ये जाएगा टिल नेक्स्ट ईयर सी ए पी एफ 2023 तक। तो उसमें आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट व्हाट आई हैव लर्न प्रीवियसली, उसमें सबको मैं सिखा दूं और एक अच्छी प्रिपरेशन की थोड़ा सा गाइड कर दूं। तो ये मेरा इनिशिएटिव है। और उसके अलावा यूट्यूब पे चैनल भी आप सिद्धार्थ सिंह सी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, जो भी तैयारी कर रहा है, स्टे सिंसियर एंड स्टे पॉजिटिव, सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Okay. Thank you everyone for watching this.